जब जंग छिड़ती है तो उतनी ही खतरनाक होती है इंफॉर्मेशन वार, डिस इन्फॉर्मेशन वार, मिस इन्फॉर्मेशन वार या अफवाहें जो दुश्मनों की सफ़ों में दरार डालने और दूसरे स्ट्रेटजिक फ़ायदे हासिल करने के लिए फैलाई जाती हैं। जी हाँ, मेरा इशारा उसी खबर की तरफ है जो वाशिंगटन पोस्ट ने छापी और कहा कि ईरान पर होने वाले हमलों के लिए सऊदी अरब, खासतौर पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इसराइल के साथ मिलकर दबाव डाला था। मैंने जो खबर छपी थी बगैर किसी तबसरे के आपकी ज़बान में सुना दी थी कि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो सकता है। मैंने ये भी बताया था कि चीन के मीडिएशन से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक तरह का अमन मुआहिदा भी हो चुका था और दोनों मुल्क कई मैदानों में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी कर रहे थे और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान भी कॉन्टैक्ट की राहें हमवार हो रही थी कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और एक दिन के बाद ही वाशिंगटन पोस्ट ने ये खबर छापी जिसमें तमाम बातें सोर्सेज के हवाले से कही गई थी, लेकिन इन सोर्सेज की बातों की तस्दीक या कंफर्म करने के लिए किसी भी सऊदी, अमरीकी, इसराइली या दुनिया के किसी भी शख्स का नाम जिक्र नहीं किया गया कि उससे उसकी तस्दीक हो सके। ईरान पर हमले से पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक शिया एक्सिस और एक सुन्नी एक्सिस का नाम ले चुके थे और उसके मुकाबले में एक नए एक्सिस बनाने की बात कही थी जिसके लिए बज़ाहिर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया था और जिसके एक दिन के बाद ही ईरान पर यह हमला शुरू हुआ। गजा में सुन्नी हमास को जिस तरह ईरान की तरफ से सियासी पुष्टपनाही रही, उससे यह भी साफ हो गया कि अब दीवारें गिर चुकी हैं। लेकिन अचानक नेतन्याहू का शिया और सुन्नी एक्सिस का नाम लेना, इसके फौरन बाद ईरान पर हमला और उसके एक दिन के बाद ही वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट जिसमें सब बातें अनजाने सोर्स से कही गई हैं, बहुत से सवालात पैदा करती हैं। मैं वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को सही या गलत करार देने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये खबर आपकी ज़बान में आपको बताने से पहले मैंने बैकग्राउंड की बता दिया था। दोबारा सुन लें। क्या जंगें सिर्फ सरहदों पर लड़ी जाती हैं या असल मार्का दिमागों के अंदर बर्पा किया जाता है? क्या तोप और टैंक से ज़्यादा ताकतवर हथियार कभी एक नैरेटिव भी हो सकता है? और क्या सुपर पावर्स ने तारीख में कभी प्रोपेगेंडा, सेलेक्टिव इंटेलिजेंस लीक्स और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के जरिए पब्लिक ओपिनियन को इस अंदाज में हमवार किया कि जंग जरूरी महसूस होने लगे? आज के इस वीडियो में हम अमेरिका की जंगी तारीख के चंद ऐसे चैप्टर्स को एक कहानी की सूरत में देखेंगे जहां सरकारी नैरेटिव, मीडिया की रिपोर्टिंग और बाद में सामने आने वाली डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ने मिलकर एक कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर बनाई। और इस सफ़र में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ मुकम्मल फैब्रिकेशन थी, कहाँ एग्जेजरेशन और कहाँ सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर्स को सरकारी दबाव ने जंगी जवाब में बदल दिया। द वाशिंगटन पोस्ट की तारीख लंबी, कॉम्प्लिकेटेड और हर ताकतवर इंस्टीट्यूशन की तरह कभी कभार बहस का टॉपिक रही है। जब लोग प्लांटेड स्टोरीज की बात करते हैं तो आमतौर पर उनकी मुराद ऐसी रिपोर्टिंग होती है जो गवर्नमेंट लीक्स, इंटेलिजेंस सोर्सेज, पॉलिटिकल एजेंडा या कमजोर वेरिफिकेशन से मुतासिर हो। इस टॉपिक को समझने के लिए हर दौर को अलग देखना जरूरी है, क्योंकि जर्नलिज्म बिल्कुल हिस्ट्री की तरह सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बल्कि उसमें कई शेड्स होते हैं। वाशिंगटन पोस्ट की शुरुआत 1877 में हुई और यह अखबार 1970 की दहाई में वाटर गेट स्कैंडल के दौरान पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, जब सदर रिचर्ड निक्सन के खिलाफ तहकीकात में उसके रिपोर्टर्स बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन ने पावर के गलत इस्तेमाल को सामने लाया और आखिरकार निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। इस दौर ने पोस्ट को एक मजबूत वॉचडॉग की पहचान दी, मगर पावर का दूसरा रुख भी होता है, क्योंकि अंदर के लोगों तक रसाई जहां बड़ी ब्रेकिंग स्टोरीज रहती है, वही न्यूज़ रूम को मैनिपुलेशन के खतरे में भी डाल सकती है। जिन केसेस को लोग प्लांटेड या फ्लॉड स्टोरीज कहते हैं, उनमें सबसे पहले 1980 का जेनेट कोक केस आता है। रिपोर्टर जेनेट कोक ने जिमी वर्ल्ड के नाम से एक स्टोरी लिखी जिसमें वाशिंगटन डीसी के 8 साला हीरोइन के आदि बच्चे का जिक्र था। स्टोरी को पुलित्जर प्राइज मिला, मगर बाद में मालूम हुआ कि ऐसा कोई बच्चा था ही नहीं। पूरी कहानी फैब्रिकेटेड थी। तहकीकात के बाद कुक ने इस्तीफा दिया और प्राइज वापस किया। उस स्कैंडल से अखबार की साख को नुकसान पहुंचा और अंदरूनी रिफॉर्म्स की गई। क्या यह गवर्नमेंट की तरफ से प्लांटेड था? इसका कोई सबूत नहीं मिला,
ये सीधा साधा जर्नलिस्टिक फ्रॉड और वेरिफिकेशन की नाकामी थी। दूसरा बड़ा मामला 2002 से 2003 के इराक वार इंटेलिजेंस कवरेज से जुड़ा है, जब अमेरिका ने दावा किया कि इराक के पास वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं और सद्दाम हुसैन के अलकायदा से ताल्लुक बताया गया। कई अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स की तरह पोस्ट ने भी एनोनिमस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के हवाले से रिपोर्ट शाये की और बुश एडमिनिस्ट्रेशन का केस बड़े पैमाने पर फैलाया गया। जंग के बाद एक्टिव WMD स्टॉक फाइल्स नहीं मिले और बाद में पोस्ट ने सेल्फ क्रिटिक शाये की, जिससे माना गया कि उसकी कवरेज ने ऑफिशियल क्लेम्स को कभी सख्ती से चैलेंज नहीं किया। क्रिटिक्स कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिलेक्टिव लीक्स के जरिए नैरेटिव को शेप किया, जबकि अखबार का कहना है कि उसने दस्तयाब सोर्सेज पर रिपोर्टिंग की। ये बहस अब भी जारी है और उसे मुकम्मल तौर पर प्लांटेड साबित नहीं किया गया। 2016 के आखिर में पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि रूसी हैकर्स ने वर्मोंट की एक यूटिलिटी के जरिए अमेरिकी पावर ग्रिड में दाखिल होने की कोशिश की। खबर से मुल्क भर में तशवीश पैदा हुई, मगर चंद दिनों में वादे हुआ अफेक्टेड लैपटॉप ग्रिड से कनेक्टेड नहीं था। अखबार ने करेक्शन शाये की। इस वाक़े ने दिखाया कि डिजिटल दौर में स्पीड का दबाव रिस्क बढ़ा देता है और एनोनिमस सोर्स बाज़ औक़ात नामुकम्मल और या गलत मालूमात दे सकते हैं। 2020 से 2022 के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूस के एलिजेड ताल्लुक के बारे में पोस्ट ने वसी और बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की। कुछ रिपोर्ट्स बाद में क्लेरिफाई या करेक्ट की गई। सियासी दाएं बाजू के लोगों का कहना है कि इंटेलिजेंस लीक्स को अवामी तासुर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि हामियों के मुताबिक रिपोर्टिंग जायज इन्वेस्टिगेशंस पर मबनी थी। यहाँ बड़ा सवाल यही बनता है, जब जर्नलिज्म एनोनिमस नेशनल सिक्योरिटी सोर्सेज पर ज्यादा डिपेंड करे तो एजेंडे के सवालात लाजमी पैदा होते हैं। 2023 से 2024 के दौरान जॉर्जिया इलेक्शन कॉल से मुतल्लिक रिपोर्टिंग में भी कुछ तफसीलात बाद में ऑडियो सबूत से अलग निकली, जिस पर अखबार ने करेक्शन दी। इसे भी अकेले एनोनिमस सोर्स पर डिपेंड करने की मिसाल कहा गया, मगर उससे गवर्नमेंट प्लांटेड फैब्रिकेशन साबित नहीं किया गया। प्लांटेड स्टोरी आमतौर पर तीन तरह की हो सकती है। एक सोर्स जानबूझकर डिसइंफॉर्मेशन दे, दूसरा सिलेक्टिव लीक के जरिए नैरेटिव शेप किया जाए, या तीसरा जर्नलिस्ट वेरिफिकेशन में नाकाम हो जाए। पोस्ट की हिस्ट्री में यानी वाशिंगटन पोस्ट की तारीख में ज्यादातर बातें दूसरी या तीसरी किस्म में आती हैं, न कि स्टेट प्रोपेगेंडा में जानबूझकर शामिल होने के केसेस में। वाशिंगटन की प्रेस सिस्टम की हकीकत यह है कि इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, कांग्रेशनल स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी सोर्सेज और पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स से मुसलसल कांटेक्ट रहता है। उससे एक करीबी वर्किंग रिलेशन बनता है, जिसमें ऑफिशियल्स लीक करते हैं, जर्नलिस्ट पब्लिश करते हैं और अवाम रिएक्ट करते हैं और पॉलिटिकल आउटकम्स सामने आते हैं। कभी यह सिस्टम डेमोक्रेसी की खिदमत करता है और कभी पावर के इंटरेस्ट को मजबूत करता है। अब तक कोई कंफर्म्ड केस सामने नहीं आया जिसमें यह कानूनी तौर पर साबित हो कि वाशिंगटन पोस्ट ने जानबूझकर गवर्नमेंट की फैब्रिकेटेड प्रोपेगेंडा स्टोरी शाये की हो। अलबत्ता अखबार ने गलत इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्टिंग पर करेक्शन दी। अंदरूनी स्कैंडल्स देखे, जैसे जेनेट कुक केस, और प्री वार कवरेज में कम स्केप्टिसिज्म पर तनकीद बर्दाश्त की। 2013 से अखबार की मिल्कियत अमेज़न वाले भाई साहब जेफ बेजोस के पास है, जो अमेज़न के फाउंडर भी हैं। कुछ लोग कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस पर सवाल करते हैं, मगर कोई वेरीफाइड सबूत नहीं कि एडिटोरियल कंटेंट को जानबूझकर प्लान किया गया हो। बड़ी तस्वीर में देखा जाए तो पोस्ट अकेला नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी इराक WMD कवरेज पर तनकीद मिली। CNN को एनोनिमस सोर्सेस मामले का सामना रहा और फॉक्स न्यूज पर पार्टिजन फ्रेमिंग के इल्जामात लगे। मॉडर्न जर्नलिज्म में स्पीच, एक्सेस और वेरिफिकेशन के दरमियान मुसलसल दबाव में काम करती है। आखिर में बात सादा है, द वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ी करप्शन स्टोरीज ब्रेक की, बड़ी गलतियां भी की और कई बार ऑफिशियल नैरेटिव एम्पलीफाई करने के इल्जामात सुने, मगर इल्जाम सबूत नहीं होता। तारीख का उसूल यही है कि पावर लीक करती है, प्रेस पब्लिश करती है, आखिर में हिस्ट्री फैसला करती है। और ये न्यूज चैनल्स और अखबार पढ़ने वालों का दिमाग है जो ये फैसला करता है कि इस खबर पर भरोसा किया जाए या नहीं। ये तो थी कहानी मीडिया के खेल की, खास तौर पर वाशिंगटन पोस्ट की। आगे बताएंगे कि ये खेल कोई नया नहीं, उसका इस्तेमाल हमेशा से जंगों में होता आया है।
कहानी की शुरुआत 1898 से होती है, जब क्यूबा की बंदरगाह हवाना में अमरीकी जंगी जहाज USS मैन एक जोरदार धमाके से तबाह हुआ और 260 से ज्यादा अमरीकी हिलाक हुए। इस वाक़े के फौरन बाद अमरीकी अखबारात, खासतौर पर विलियम रोडेल फर्स्ट के असर वाले प्रेस ने बड़ी बड़ी जज्बाती हेडलाइंस लगाईं कि स्पेन जिम्मेदार है। अवाम में गुस्सा तेजी से फैला, येलो जर्नलिज्म अपने उरूज पर था और जंग का माहौल बन गया। हालांकि बाद की तहकीकात से इशारा मिला कि धमाका पॉसिबली अंदरूनी टेक्निकल खराबी का नतीजा था, न कि हस्पानवी हमला। मगर इस वक्त तक नैरेटिव अपना काम कर चुका था और अमेरिका हस्पानवी अमरीकी जंग में दाखिल हो गया। इस वाक़े ने दिखाया कि जब कोई गैर तस्दीक शुदा इल्ज़ाम नेशनल डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो वो तेजी से अवामी दबाव में बदल जाता है। अगला अहम मोड़ 1964 में आया, जब वियतनाम के करीब गल्फ ऑफ टॉनकिन में USS मिडाक्स ने नॉर्दर्न वियतनामी कश्तियों के हमले की रिपोर्ट दी। प्रेसिडेंट लाइनार्ड B. जॉनसन ने इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर कांग्रेस से गल्फ ऑफ टॉनकिन रेजोल्यूशन मंजूर करवाया, जिसने वियतनाम में अमरीकी फौजी एक्शन को बड़े पावर्स दे दिए। कई साल बाद जब डिक्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिकॉर्ड सामने आए तो मालूम हुआ कि एलिजेड दूसरे हमले के सबूत कमजोर और मशकूक थे और इंटेलिजेंस को मुकम्मल तस्वीर के बगैर पेश किया गया था। ये सीधा सादा झूठ साबित नहीं हुआ, मगर सेलेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंटेलिजेंस जरूर थी, जिसने जंग के लिए सपोर्ट पैदा की। यहाँ साफ नजर आता है कि आधी मालूमात कभी कभी पूरे जंगी फैसले में बदल जाती हैं। सर्द जंग या कोल्ड वार के जमाने में एक और हैरान कुन वाकया हुआ, वो था ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स। 1962 में अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने तजवीज़ दी कि अमरीकी मफादात या अमरीकी इंटरेस्ट पर जाली हमले करा के इल्ज़ाम क्यूबा पर डाल दिया जाए ताकि फौजी एक्शन का जवाब बनाया जा सके। प्रेसिडेंट जॉन F. कैनेडी ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया और ये भी नाफिज न हुआ। लेकिन इस तजवीज़ का मौजूद होना इस बात की अलामत था कि फॉल्स फ्लैग जैसे आइडियाज़ पॉलिसी लेवल पर ज़ेर गौर आ सकते थे। यानी जंगी माहौल में कुछ ख्यालात कागज़ पर तो आ जाते हैं, चाहे प्रैक्टिकल शक्ल न लें। फिर 1990 में कुवैत पर इराकी कब्जे के बाद अमरीकी कांग्रेस में एक नौजवान लड़की ने गवाही दी कि इराकी फौजियों ने अस्पतालों में इंक्यूबेटर से बच्चों को निकाल कर मार दिया। ये बयान बहुत इमोशनल था और मीडिया में तेजी से फैल गया। बाद में सामने आया कि वो लड़की कुवैती सफीर की बेटी थी और इस मुहिम को हिल एंड नॉल्टन नामी PR फर्म ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने उस कहानी को अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीचेस में बार बार दोहराया। इस केस को अक्सर मिसाल के तौर पर पेश किया जाता कि किस तरह इमोशनल प्रोपेगेंडा जंगी हिमायत को मजबूत कर सकता है। यहाँ बहस इराक के इक़दाम पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि अवामी राय एक ताकतवर इंसानी कहानी से कैसे मुतासिर होती है। 2003 में इराक जंग जदीद दौर की सबसे ज्यादा बहस में रहने वाली मिसाल बनी। अमरीकी हुकूमत ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं और वो इंटरनेशनल और वो वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल ने UN में इंटेलिजेंस स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन के जरिए केस पेश किया। जंग शुरू हुई, बगदाद फॉल हुआ, मगर बाद में कोई एक्टिव WMD न मिला। सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंटेलिजेंस फ्रॉड थी, कुछ जराए या सोर्सेज काबिले भरोसा नहीं थे और शुकूक को कम जाहिर किया गया। आज भी बहस जारी है कि ये जानबूझकर फैब्रिकेशन थी या कंफर्मेशन बायस और पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा। मगर हकीकत यह है कि उसके नतीजे में एक बड़ी जंग हुई जिसके असरात आज तक पूरे इलाके में महसूस होते हैं। अफगानिस्तान के मामले में 2019 में वाशिंगटन पोस्ट ने अफगान पेपर्स शाये किए, जिससे पता चला कि अंदरूनी लेवल पर कई अमरीकी अफसरान जंग की पेशरफ्त के बारे में शकूक रखते थे, जबकि अवाम को दिखाया जाने वाला प्रोग्रेस नैरेटिव ज्यादा पॉजिटिव था। ये मैदान में गढ़ी हुई कहानियां नहीं थी, बल्कि नैरेटिव मैनेजमेंट का मामला था, जहां सरकारी स्टेटमेंट्स और निजी बातों में फर्क था। इससे वादे हुआ कि जंगी दौर में हुकूमतें मोराल पर बरकरार रहने के लिए तस्वीर को बेहतर अंदाज में पेश करती
सकती हैं। इस पूरे सफर में मीडिया का रोल बहुत अहम रहा। बड़े इंस्टीट्यूशंस अक्सर एनोनिमस सोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स और कंट्रोल्ड लीक्स पर डिपेंड करते हैं। कभी वो पावर को जवाबदेह बनाते हैं और कभी वही लीक्स बगैर मुकम्मल जांच के शाये होकर सरकारी नैरेटिव को मजबूत कर देते हैं। ये कहना आसान है कि सब कुछ साजिश था, मगर हकीकत ज्यादा पेचीदा है। कहीं इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस में खतरात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, कहीं सियासतदानों ने बदतरीन पॉसिबिलिटी को यकीनी खतरा बनाकर दिखाया और कहीं मीडिया ने स्पीड की दौड़ में सख्त सवाल कम पूछे। नतीजा ये निकला कि जंगी फैसले अवामी सपोर्ट के साथ आगे बढ़े। इस तारीखी सिलसिले से एक वाज़ेह और साफ पैटर्न सामने आता है। पहली बात, जज्बाती कहानियां अवामी हिमायत तेजी से बनाती हैं। दूसरी बात, सेलेक्टिव इंटेलिजेंस पूरी तस्वीर बदल सकती है। तीसरी बात, बाद की डी क्लासिफिकेशन अक्सर बताती है कि असल कहानी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। और चौथी बात ये कि डेमोक्रेसी में जंग के लिए सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि पब्लिक सपोर्ट भी जरूरी होती है, और ये सपोर्ट अक्सर एक मजबूत नैरेटिव से बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जंग झूठ पर खड़ी थी, बल्कि ये कि जंगी माहौल में सच, खौफ, पॉलिटिक्स और पावर आपस में मिल जाते हैं। कुछ केसेस में साफ प्रोपेगेंडा कैंपेन सामने आई, कुछ में इंटेलिजेंस की कमजोरियां और कुछ में इंसानी गलती, मगर हर बार वक्त गुजरने के बाद तस्वीर साफ हुई और ये बात सामने आई कि फौरी हेडलाइन हमेशा मुकम्मल सच नहीं होती। इसलिए असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका ने कभी प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि हम पब्लिक के तौर पर और बतौर मीडिया कितनी क्रिटिकल सोच रखते हैं, क्योंकि जंग की पहली आवाज़ अक्सर जहन में सुनाई देती है और जब नैरेटिव मजबूत हो जाए तो तोबों की गरज देर से महसूस होती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में सवाल उठाना गद्दारी नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है, और तारीख का सबक यही है कि हर ताकतवर नैरेटिव को सवाल की नज़र से देखना चाहिए, बल्कि बाद औकात जंगे मैदान में नहीं बल्कि अल्फाज से जीती और हार जाती हैं। चलिए, ये तो थी कहानी अमेरिकी मीडिया की बाज गुमराहियों की, लेकिन हमारे और आपके यहाँ तो पूरा मीडिया, खासतौर पर टीवी चैनल्स तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, अफवाहों का कारोबार ही चलाते हैं। दुनिया शिया सुन्नी एक्सिस की बात करती है और हमारा मीडिया हिंदू मुस्लिम करता है, और लोग जो ये टीवी चैनल्स देखते हैं वो उन पर बाइबल, कुरान, पुराण, वेद और गीता से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। अपने करीब रहने वालों के बारे में भी उनसे मिलकर नहीं बल्कि अपने टीवी स्क्रीन के जरिए ही जानते हैं, क्योंकि दिमागी दिवालिया जनता के लिए ये टीवी के खेल धार्मिक ग्रंथों से भी ज्यादा मुकद्दस हैं। और ऐसे में फायदा होता है कॉरपोरेट का और नेता का, जो अपनी थैलियां रोज भरते हैं झन झना झन, झन झना झन। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं और इंतजार करें दूसरी किसी वीडियो का। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।